आर यू ऑल। आज हम बात करेंगे हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में। लास्ट कुछ वीडियो में हमने बात की थी हेयर कॉजेस, हेयर फॉल के जो कॉजेस होते हैं और हेयर से रिलेटेड जो फूड रहता है, जैसे कि विटामिन और मिनरल की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी हेयर फॉल होता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेचुरली हेयर ग्रोथ कैसे होती है और हमें किस टाइम पे डाइटिशियन या डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किस टाइप के हेयर फॉल हो सकते हैं। सो आई एम डॉक्टर सोनल कोल्टे, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फेसबुक, ट्विटर और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे। अगर आपको मुझसे डाइट चार्ट बनवाना है तो प्लीज विजिट कीजिए www.mydietplan.co.in पे। मैं हर प्रकार के डाइट प्लान बनाती हूँ और हम चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे और बहुत हेल्दी रहे। सो आज का टॉपिक है हेयर ग्रोथ साइकिल, यानी नेचुरली हेयर ग्रोथ कैसे होती है। ये सबको पता है, एक सीड रहता है एंड उसको जब न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उसको अच्छा खाना मिलता है तो वो सीड बड़ा होते जाता है और हमें, अगर हम हेयर के बारे में बात करें तो बहुत लंबे घने हेयर्स मिलते हैं और बहुत हेल्दी और शाइनी हेयर मिलते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, प्रॉपर केयरिंग ऑफ हेयर्स नहीं है और शायद हमारे जीन्स ही वैसे हैं, हमारे फैमिली में ही वैसी सब चीज़ें हो रही है, तो अल्टीमेटली हमें शायद उतने अच्छे हेयर्स ना मिले, क्योंकि हर चीज़ें हमें हमारी फैमिली से मिलती है। मोस्टली हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, स्किन, हेयर्स, ये हमें हमारी फैमिली से मिलता है। सो हेयर ग्रोथ, हेयर फॉलिकल रहता है जो स्काल्प के, हमारे हेड का जो स्किन होता है उसके नीचे हेयर फॉलिकल्स रहता है। हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है, जब हेयर फॉल होता है, शेड हेयर हमारे हाथ में आते हैं तो एक छोटा सा व्हाइट कलर का बल्ब हमें दिखता है, वो है हेयर फॉलिकल। इसमें 3 पार्ट होते हैं, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब और हेयर पैपिला। हेयर बल्ब में एक्टिव सेल होते हैं। मोस्टली जो हेयर का पूरा पार्ट है उसमें सिर्फ एक्टिव सेल जो रहते हैं, लाइव सेल जो रहते हैं, जीवित सेल जो रहते हैं, वो बल्ब में रहते हैं। हेयर पैपिला में जो ब्लड सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है या न्यूट्रिएंट सप्लाई जो होता है हमारे हेयर्स के रूट्स को, वो हमें हेयर पैपिला से मिलता है। सो ये हेयर फॉलिकल्स जो रहते हैं, वहां से हेयर जो डेड हेयर रहता है, जो हमें दिखते हैं काले घने सुंदर, हमारे जो बाल हमें दिखते हैं, वो एक्चुअली डेड पार्ट ऑफ अवर बॉडी रहता है। शरीर कोई भी चीज बहुत जो शरीर की चीज नहीं होती है उसे बहुत टाइम तक शरीर के अंदर नहीं रखती है। हेयर्स हर बॉडी पार्ट पे हमारे रहते हैं। उसका एक बहुत बायोलॉजिकल रीजन भी है, क्योंकि वी वांट हेयर फॉर थर्मल रेगुलेशन। अगर ठंडी है तो गर्म करने के लिए शरीर को, या बहुत गर्मी है तो स्वेट निकलता है बॉडी से, तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या आउटर कवरिंग जो स्किन है हमारी, उसको कहीं ना कहीं एकदम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगल अटैक ना हो, इसीलिए भी हेयर हमारे काम में आते हैं। और लुक्स, वी लुक गुड अगर हमारे हेयर्स बहुत शाइनी, थिक और लंबे हो, या बहुत सारी हेयर स्टाइलिंग के लिए भी ये एक सेकेंडरी रीजन है लुक्स का। लेकिन बहुत सारी अदर चीजें भी हेयर की वजह से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करती है। सो ये हेयर जो डेड पार्ट हमें दिखता है, सो इसके लिए हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादा बॉदर नहीं करता है। सबसे निग्लेक्टेड पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज हेयर एंड नेल्स। नेल्स जो ग्रो होते हैं, जिसको हम कट करते हैं। सो इसका सिर्फ एक हमको यहाँ से पता चलता है कि अगर हमारी हेयर की ग्रोथ बराबर है तो हमारी जो इनर बॉडी है, या इनर जो अंदर जो रिएक्शंस चल रहे हैं, या हम माल नरिश तो नहीं है, न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिल रहे हैं कि नहीं, ये सब हमें हमारे हेयर्स और नेल्स से समझ में आता है। अगर 3 वीक्स तक हेयर का ग्रोथ नहीं होता है, नेल्स का ग्रोथ नहीं होता है, या आपके नेल्स बहुत खराब दिख रहे हैं, या आपके हेयर्स बहुत अनहेल्दी दिख रहे हैं, तो समझ जाना कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी हमारे शरीर में, या कुछ ना कुछ डिसीज हमें हुआ है। सो ये मार्कर, हेल्थ मार्कर करके भी हमारे हेयर्स और नेल्स या स्किन काम में आती है। सो ये डेड पार्ट है, और ब्रेन को बहुत सारी अदर चीजें, जैसे हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, ये उसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग वो करते हैं बॉडी में। अगर वो नहीं रहेंगे तो बॉडी बहुत सारी डिसीज से सफर हो जाएगी, या बहुत इम्बैलेंस शरीर में हो जाएगा। इसीलिए ब्रेन अपने ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है। न्यूट्रिएंट का सबसे ज़्यादा सप्लाई जो है वो इसके इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को मिलता है। और जो बचा कुचा रहता है, अगर आप बैलेंस नहीं ले रहे हैं डाइट, और अगर आप बराबर खाना नहीं खा रहे, तो बचा कुचा जो लेफ्ट ओवर है वो आपके हेयर्स, नेल और स्किन को मिलता है। सो और एक बात
यहाँ के हेयर्स के लिए मोस्टली, बिकॉज यहाँ के जो हेयर्स रहते हैं वो बहुत थिक रहते हैं, और थिनिंग जो है मोस्टली फीमेल्स में भी देखिए, मेल्स में भी देखिए, आपको अपर पार्ट ऑफ द स्कैल्प पे नजर आती है, क्योंकि यहाँ की मूवमेंट जो होती है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट, या आप जो भी सर्कुलेशन जो होता है वो मूवमेंट पे बहुत डिपेंड रहता है, जो ब्लड सर्कुलेशन है। तो यहाँ की जो मूवमेंट होती है मोस्टली ये पार्ट को सर्कुलेशन पहुंचाती है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी उतना मूवमेंट नहीं हो पाता है। सो हेयर रूट को ब्लड सप्लाई या न्यूट्रिएंट का सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाता है, और हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो आपके हेयर फॉल का। सो कॉजेस ऑफ हेयर फॉल के बारे में हमने जो वीडियो में बात की थी उसका लिंक मैं ऊपर दे देती हूँ, सो आप वो भी देख लीजिए, सो आपको एक समझ में आ जाएगा। बहुत सारे हार्मोन भी हमारे ये सब प्रोसेस में काम में आते हैं। सो व्हाट इज हेयर ग्रोथ साइकिल? सो 3 फेसेस में हमारी हेयर की ग्रोथ होती है। सबसे पहला है एनेजन। ये फेस में जो रूट्स है वो ग्रो होना चालू हो जाते हैं, फॉलिकल्स में से न्यू रूट चालू हो जाता है, एकदम छोटा छोटा, वो फिर बढ़ते बढ़ते एक उसके लिए बहुत सारे साल लगते हैं, 4 to 5 years वो लगता है। उसके बाद वो एक लेंथ तक हमारे हेयर्स हो जाते हैं, और ये भी फेस बहुत वीक्स तक रहता है, उसको बोलते हैं कैटेजन फेस। फर्स्ट इज एनाजन, सेकंड कैटेजन। कैटेजन में रेस्टिंग रहता है, ना यहाँ पे शेड होता है ना ये ग्रो होता है, यानी हेयर्स आपके जैसे है वैसे ही रहते हैं। और तीसरा फेस, अगर ये तीसरे फेस को हम 2 हिस्सों में बांट लेते हैं, जैसे कि एनाजन, प्री एनाजन फेस और टेलोजन फेस। प्री एनाजन यानी जहाँ रूट्स अपना पहले के हेयर प्रेजेंट रहते हैं और स्मॉल रूट्स आना चालू हो जाता है। सो ये जो स्मॉल रूट नया चालू होता है, दैट इज प्री एनाजन फेज, ये पुश करता है आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हेयर को, इससे आपका एग्जिस्टिंग हेयर शेड हो जाता है और नेक्स्ट हेयर की ग्रोथ होना चालू हो जाता है। सो ये टेलोजन फेज में शेडिंग ऑफ हेयर और हेयर फॉल हमें दिखता है। हर रूट का खुद का एक साइकिल रहता है, क्योंकि अगर एक ही टाइम पे हर रूट में एनाजन, कैटेजन और टेलोजन फेज आएगा तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास एक भी बाल नहीं बचेगा, क्योंकि हर एक का टेलोजन का टाइम एक ही रहेगा, शेडिंग ऑफ हेयर का टाइम एक ही रहेगा और ग्रोइंग ऑफ हेयर का टाइम भी एक रहेगा। सो हर एक रूट, हमारे जितने भी हेयर फॉलिकल्स है उन सबका जो टाइमिंग ऑफ एनाजन, कैटेजन और टेलोजन है दैट इज डिफरेंट। इसीलिए एक टाइम पे 50 या 100 बाल शेड हो जाते हैं या गिर जाते हैं, तो दैट इज नॉर्मल, क्योंकि नई ग्रोथ हो रही है। और अगर बहुत सारे फैक्टर्स है, लेकिन एज फैक्टर है, डिसीज अगर आप नहीं हो रहे हैं, या इरिवर्सिबल जो हार्मोनल चेंजेस आपके शरीर में नहीं हो रहे हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, तो रीग्रोथ होता है। एज वाइज भी रीग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि ये इट इज ऑल रिलेटेड टू द हार्मोन्स। आपके हार्मोन कैसे काम कर रहे हैं और आपके एज के हिसाब से हार्मोन्स भी शरीर में सेट किए रहते हैं। हमारे ब्रेन में सब चीज़ें पहले ही कैलकुलेटेड रहती है, ये एज में हमें इतना एस्ट्रोजन देना है, ये एज में इतना टेस्टोस्टेरोन देना है, या इसको धीरे धीरे टैपर करते जाना है। और इसका असर हमारे स्किन पे, हमारे हेयर पे, या हमारे हर बॉडी पार्ट पे, या हमारे हर ऑर्गन पे दिखना चालू हो जाता है। सो ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड शेडिंग एंड रीग्रोइंग है, ये साइकिल बहुत सालों तक चलती रहती है। अराउंड 40 के एज में जब आप पहुंचते हो तो आप ऑब्जर्व करना चालू कर देते हो कि आपके हेयर थोड़े थिन हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, और हेयर फॉल की वजह से, लेकिन हेयर फॉल हो रहा है लेकिन रीग्रोथ नहीं हो पा रही है। सो ये सब चीजें आपकी एज रिलेटेड है, ये सबको होने वाला है। सो बहुत ज्यादा उसके लिए परेशान मत हो जाइए, होइए, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ये हर एक के साथ होने वाली है। न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा रोल इसमें है, क्योंकि हेयर बनते ही है केराटिन नाम के प्रोटीन से। अगर आप माल नरिश्ड है, प्रॉपर टाइप का खाना नहीं खा रहे जिसमें प्रोटीन आपके शरीर में जा नहीं रहा है, या बहुत सारे डिसीज की वजह से, इसके ये डिसीज और हार्मोन्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आप पक्का देखिए। तो ये डिसीज की वजह से भी हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता, या हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। सो अगर हेयर फॉल होता है तो एकदम से वरीड मत हो जाइए। हेयर फॉल बहुत बार वेदर से भी रिलेटेड रहता है, लाइक जैसे बरसात में बहुत लोगों का हेयर फॉल होता है, हाइजीन से भी रिलेटेड है, या डैंड्रफ अगर आप होता है, तो बहुत सारी चीजें आपके हेयर फॉल का रीजन हो सकती है। तो एकदम से पैनिक मत हो जाइए, और स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं उसका असर आपके हेयर फॉल पे पक्का होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेयर फॉल और हॉर्मोन्स के बारे में, क्योंकि हॉर्मोन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके हेयर
ग्रोथ, शेडिंग और बाल्डनेस पे। सो पक्का आप नेक्स्ट वीडियो देखिए, उसमें हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। और देखते रहिए। कुछ कमेंट्स, आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, लेकिन मैं सबको वेलकम करती हूँ। कुछ क्वेरीज आपको अगर रहती है तो डेफिनेटली मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो प्लीज देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। थैंक यू।